स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2018 के मैट्रिक एग्ज़ाम में जो फर्स्ट पाली में सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था, उन प्रश्नों को इस तरह से डिस्कशन करेंगे कि आने वाले 2024 के एग्ज़ाम के लिए इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दिखाई दे उस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो देखिए, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 7 नवंबर 1917 को हुई थी, यानी नवंबर 1917 को हुई थी। देखिए, बोल्शेविक क्रांति का अगर पूछा जाए कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाए कि बताइए कि अक्टूबर क्रांति के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है, तो बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि रूस के कैलेंडर के अनुसार, यानी जूलियन कैलेंडर के अनुसार, यह घटना 25 अक्टूबर को घटित हुई थी। 25 अक्टूबर 1917 को घटित हुई थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह घटना 7 नवंबर 1917 को घटित हुई थी, इसलिए हम लोग जिस कैलेंडर का उपयोग मतलब कि अनुसरण करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और रूस के लोग पुराने समय में जिस कैलेंडर का अनुसरण करते थे वो जूलियन कैलेंडर है। जूलियन कैलेंडर से जो है, याद रखिएगा, 13 दिन आगे जो है कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है यह घटना घटित हुई थी 7 नवंबर 1917 को। याद रखिएगा, इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है और इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि यह घटित हुई थी 25 अक्टूबर 1917 को रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना। ठीक है, और बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो 1917 को ही हुई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो आप लोग जानते हैं हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि हिंद चीन में कौन से देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो है हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ? पारित हुआ। आप लोग जानते हैं सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय किए थे। किसने किया था? पूछा जाए कि सितंबर 1920 की अध्यक्षता किसने किया था कांग्रेस का, तो कांग्रेस अधिवेशन का तो लाला लाजपत राय ने किए थे। आपको पता होगा कि 1920 में जो शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्ति का क्या रखे थे? लक्ष्य रखे थे। किंतु आप लोग जानते हैं कि समय सीमा पूरी होने से पहले क्या होता है कि 4 फरवरी क्या होता है? 4 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके चौरा चौरी जो घटना घटता है गोरखपुर में, उसमें 22 पुलिसकर्मी को क्या किया जाता है? जेल के अंदर बंद करके उसे जला दिया जाता है। और इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, 1918 होगा, 1928 नहीं होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कोई नहीं है, तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? तो 1918 में दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो याद रखिएगा, पुराने समय में हम एशिया यूरोप के बीच जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। किस मार्ग के नाम से जाना जाता था? तो रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। यानी पुराने समय में एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था, या उत्तरी अफ्रीका के बीच जो व्यापार होता था, उत्तरी अफ्रीका के बीच, वो रेशम मार्ग के तहत होता था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि आर्थिक संकट नहीं, हाँ ठीक है, अगला पूछा गया है कि आर्थिक संकट के कारण, आप लोग जानते हैं कि नई आर्थिक नीति जो नहीं सॉरी आर्थिक महामंदी जो है 1929 में के आसपास जो है आई थी, तो उससे उसी के बारे में है। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो है फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली का क्या होता है? उदय होता है। आप लोग जानते हैं कि फांसीवादी जो है, फांसीवाद जो था वो मुसोलिनी का दल का नाम था, यानी फांसीवाद का जो जनक था वो कौन था? मुसोलिनी था। और आप लोग जानते हैं नाजीवाद जो है वो हिटलर के दल का नाम था। और इसका जो है नाजीवाद जो दल का जो जन्म हुआ वो हिटलर के ही नेतृत्व में हुआ, ये आप लोग जानते हैं। और मुसोलिनी आप लोग जानते हैं कहाँ का था? तो मुसोलिनी इटली का था और हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट पूछा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो आप लोग जानते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका ने है क्या की कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, तो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था वो लॉर्ड लीटन के द्वारा। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में क्या होता है, पारित होता है, और इसके तहत भारतीय प्रेसों पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। और अमृत बाजार पत्रिका ने इससे बचने के लिए अपना भाषा ही चेंज कर दिया था। पहले इसकी जो भाषा थी वो बांग्ला और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी ये पत्रिका, लेकिन बाद में जैसे ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा, ये अपनी भाषा अंग्रेजी कर दी। ठीक है, तो पूछा जाए कि अमृत बाजार पत्रिका का जो पहले जो भाषा था वो किस भाषा में लिखा जाता था, ये जारी किया जाता था, तो बांग्ला और अंग्रेजी, और बाद में से पूरा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाने लगा। और उसके बाद क्या किया गया कि पूछा जाए कि अमृत बाजार पत्रिका का जो है संस्थापक कौन है, तो आप लोग जानते हैं मोतीलाल घोष थे। मोतीलाल घोष थे अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक, और शिशिर घोष थे। कौन थे? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा है गया है कि किसने कहा है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो आप लोग जानते हैं मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है। आप लोग जानते हैं मार्टिन लूथर किंग कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस प्रश्न पूछा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आप लोग जानते हैं सोपानी कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है, यानी उत्तराखंड राज्य में क्या है, प्रचलित है सोपानी कृषि। और पूछा जाए यहीं पर कि पट्टिका कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो याद रखिएगा राजस्थान में जो है पट्टिका कृषि किया जाता है। पट्टिका कृषि क्या होता है, तो एक पट्टी में कृषि किया जाता है और एक साल के लिए को छोड़ दिया जाता है, फिर जिसको छोड़ा जाता है उसमें किया जाता है, और जिसमें किया गया था उसे छोड़ दिया जाता है, यानी पट्टी के अनुसार इसमें कृषि किया जाता है राजस्थान में मृदा अपरदन को रोकने के लिए। तो पट्टिका कृषि राजस्थान में किया जाता है और सोपानी कृषि पूछा जाए तो उत्तराखंड में किया जाता है। अगला देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो आप लोग जानते हैं प्राणियों के शरीर में 65% क्या होती है, जल की मात्रा निहित होती है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आप लोग जानते हैं वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन किया गया है। ठीक है, पूछा जाए कि भारत में कितने वन प्रतिशत वन को जो है आरक्षित वन घोषित किया गया है। तो 54% वन को आरक्षित वन घोषित किया गया है, 29% वन को रक्षित वन घोषित किया गया है, और 17% वन को अवर्गीकृत वन घोषित किया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर क्या था, वन का विस्तार था। पूछा गया है कि एक एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठन के द्वारा, ठीक है, तो एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो है 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो आप लोग जानते हैं हम एनसीईआरटी बुक में जो बताए हैं 4 अरब हेक्टेयर बताए हैं। तो आप लोग जानते हैं 400 करोड़ जो हेक्टेयर है वो 4 अरब हेक्टेयर की क्या है, बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 400 करोड़ हेक्टेयर। और यह जो संस्था थी जो ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उस संस्था का नाम था FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं इसका जो मुख्यालय है रोम में है, और इसी संस्था के तहत आप लोग जानते हैं दुनिया में सबसे प्रथम स्थान पर वन विस्तार की दृष्टि से रूस है। कौन है, रूस है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि भारत का स्थान कौन सा है, तो 10वां है, और रूस का स्थान कौन सा है, पहला है वन विस्तार की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो आप लोग जानते हैं 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है, और मैग्नीज का उपयोग जो है फोटोग्राफी और धातु का निष्कर्षण में सबसे ज़्यादा किया जाता है। मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। उसके बाद देखिए कोयले के बारे में पूछा है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। तो आप लोग जानते हैं एंथ्रासाइट जो है कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है। कोयला का जो प्रकार होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो कौन होता है, पीट होता है, और सबसे अच्छा किस्म का एंथ्रासाइट होता है। याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक कोयले का जो उपयोग किया जाता है बिटुमिनस प्रकार के कोयले का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। और आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा उष्मा कौन सा कोयला देता है, तो एंथ्रासाइट देता है। सबसे ज़्यादा उष्मा कौन देता है, एंथ्रासाइट देता है, और सबसे कम उष्मा कौन देता है, पीट देता है। फिर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो धुआं कौन छोड़ता है, तो पीट छोड़ता है, और सबसे कम धुआं कौन छोड़ता है, तो एंथ्रासाइट छोड़ता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और बात याद रखिएगा, चाहे चलिए ठीक है, वो गोंडवाना समूह के कोयले के बारे में जब पूछेगा तो बताएंगे। चलिए अगला हम देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो आप लोग जानते हैं उपभोक्ता उद्योग वह उद्योग है जिसमें से बने उत्पाद मानव के सीधे उपयोग में आ जाता है। तो कौन सा उद्योग है, तो चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग क्या है, एक उपभोक्ता उद्योग के उदाहरण है। पूछा गया है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए जल परिवहन होता है 2 प्रकार का, एक होता है अंतःस्थलीय जलमार्ग
और दूसरा होता है महासागरीय जलमार्ग। तो अंतःस्थलीय जलमार्ग के देखरेख के लिए भारत में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना किया गया था 1986 में, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। और ये क्या करता है, अंतःस्थलीय जलमार्गों की देखरेख करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है। तो आप लोग जानते हैं कि पायराइट जो है धात्विक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है पायराइट? तो धात्विक खनिज है। ठीक है, चलिए पूछा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो आप लोग जानते हैं 10.5% क्या है, बिहार की नगरीय आबादी है 2001 की जनगणना के अनुसार। ग्रामीण आबादी कितना हो जाएगा? तो 89.5% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से जेड गुड्डी जो थे लोकतंत्र के में जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला देखिए, पूछा गया है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीति आप लोग जानते हैं एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ प्रकार अगर किया जाने लगे तो यह क्या है, क्या होगा, सांप्रदायिक राजनीति कहलाएगा। ठीक है, और सांप्रदायिक राजनीति जो है वो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पूछा गया है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो आप लोग जानते हैं संघ सरकार का जो उदाहरण है अमेरिका है। संघ सरकार क्या होता है? तो देखिए, संघ सरकार में विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा क्या होते हैं, एक संघ का स्थापना करते हैं और उसी के अधीन वो लोग रहते हैं। अगला देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि 1970 के दशक में क्या होता है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश आरंभ हुआ था। उसी समय राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में। ठीक है, और जो कि 1977 में फिर हटा लिया गया। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं पेड़ बचाने से संबंधित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो होती है उत्तराखंड के डेहरी गढ़वाल जिला में होती है और 1972 के आसपास ये आंदोलन शुरू होती है। इस आंदोलन चिपको आंदोलन के जो नेता है सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो आप लोग जानते हैं तारी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। अगला देखिए, राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो आप लोग जानते हैं राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। आप लोग जानते हैं ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। चलिए अगला देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना जो होती है वो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। किस में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में होती है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय दल निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये तो राष्ट्रीय दल है। इसकी स्थापना आप लोग जानते हैं 1885 में हुआ था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी सरोजनी नायडू थी। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और ये भी आप लोग जानते हैं बहुजन जो समाज पार्टी है ये भी क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानते हैं, इसकी जो चुनाव चिन्ह जो है हाथी छापे और इसकी स्थापना जो हुआ था 1984 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते ही हैं कि ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, कमल है। अगला देखिए, लोक जनशक्ति जो पार्टी है ये जो है रामविलास पासवान की पार्टी थी और यह जो है एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए, जो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश उस देश को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के साधन पर क्या होता है कि सरकार और किसी निजी और किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। यानी वहाँ सरकार का भी अधिकार होता है उत्पादन के साधन पर और किसी निजी संस्था का भी अधिकार होता है। आप लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था के जो 3 प्रकार होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जानते हैं कि उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। और आप लोग जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में जो होता है उत्पादन के साधन पर सरकार का भी अधिकार होता है और कुछ उत्पादन के साधनों पर निजी संस्था का भी अधिकार होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका में जो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है और भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो देखिए, पिछड़ा राज्य के इसमें से जो है बिहार को कहा जाता है। पिछड़ा राज्य में जो है मुख्यतः बिहार
मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को रखा गया है। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बिहार को कहा जाता है। अगला देखिए पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सीडीबी नहीं सॉरी शेयर बाजार का नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो आप लोग जानते हैं सेबी जो है बाजार का जो है क्या है कि नियामक संस्था है, इसको नियंत्रित रखने का कार्य करती है। सेबी जो है इसका पूरा नाम आप लोग जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और सेबी की स्थापना आप लोग जानते हैं, पूछा जाए कि सेबी की स्थापना कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988 को जो हुआ था सेबी की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? मुंबई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई का पूरा नाम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक कहलाता है, इसे केंद्रीय बैंक के भी नाम से जाना जाता है। और मौद्रिक नीति लागू करने का कार्य आरबीआई ही करता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें कौन देखिए इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है, यानी कि जिससे हम लोग पैसे लेते हैं इसमें से कौन सा एक संस्था से संबंधित वित्त का साधन है। तो आप लोग जानते हैं कि व्यावसायिक जो बैंक है वो क्या है? संस्थागत वित्त साधन है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वित्तीय संस्थाओं का क्या है, बहुत ज़्यादा वित्तीय संस्थाओं का क्या है, हेड क्वार्टर है। तो आप लोग जानते हैं भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए बीमारू राज्य में जो है मुख्यतः 4 राज्य आते हैं। बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। उसके बाद जो है राजस्थान आता है, ठीक है। और उत्तराखंड आता है, सॉरी उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। बीमारी राज्य में 4 राज्य आते हैं। अब इसमें देखिए तो बिहार है, मध्य प्रदेश तो आता ही है, और उड़ीसा भी आता है, ठीक है। लेकिन कर्नाटक नहीं आता है, याद रखिएगा कर्नाटक नहीं आता है। तो बीमारू राज्य में याद रखिएगा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा आता है, लेकिन कर्नाटक नहीं आता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो देखिए वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है 5 है, लेकिन इसमें दिया है 4, तो हम लोग 4 ही मारेंगे। देखिए वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो 5 हैं उनके बारे में याद कर लीजिए। देखिए वैश्वीकरण का जो पहला अंग है उसमें कहा जाता है कि व्यवसाय और व्यापार का जो होता है बिना अवरोध दो का क्या होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि खुले रहना चाहिए। व्यवसाय और व्यापार क्या हो? बिना अवरोध के क्या हो। दूसरा पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो। तीसरा टेक्नोलॉजी का भी निर्बाध प्रवाह हो। और चौथा श्रम का भी निर्बाध प्रवाह हो। और पांचवा पूंजी का भी परिवर्तनशीलता हो, यानी कि हम किसी भी देश के पूंजी ले जाएं तो हम उसको परिवर्तित किया जा सके और वहाँ की पूंजी हमें मिल जाए, यानी मुद्रा एक्सचेंज का भी व्यवस्था किया गया हो, ठीक है। तो वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में किया गया था। और आप लोग याद रखिएगा, और 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किया गया था। अगला पूछा गया है कि सौर आभूषणों की जो है परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या होना चाहिए? तो देखिए सोने की प्रमाणिक मतलब कि शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। और खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए प्रमाणित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? एगमार्क का उपयोग किया जाता है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है उनकी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इको मार्क का उपयोग किया जाता है, याद अगर पूछा जाए तो पर्यावरण की शुद्धता की प्रमाणिकता के लिए इको मार्क का उपयोग किया जाता है। ये सारे मार्क आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो नदियों में आप लोग जानते हैं बाढ़ आने का जो मुख्य कारण जो है वो क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता। तो देखिए वर्षा की अधिकता होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आप लोग जानते हैं भूकंप जो है संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होनी चाहिए वो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए, ठीक है, जिससे भवनों पर कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट की तैयारी करते हैं, और अगला जो है क्वेश्चनों को हम लोग बहुत जल्द लाएंगे, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए।